तो सिलेबस पॉइंट फर्स्ट जो चल रहा था हम लोगों का, उसमें हमने ए बी सी में क्लासीफाई किया था, तो आपको ए पार्ट मैंने करवा दिया है। बात करते हैं बी की, तो बी में है पंचक्रम व शोधन। ठीक है, पंचक्रम एंड शोधन। तो देखो शोधन की परिभाषा सबसे पहले जानेंगे। तो वैसे तो आपको ये श्लोक याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक कर्म शोधन ही करता है, तो आप ये श्लोक हर जगह लिख पाएंगे। यदीर यद बाहिर दोषान पंचधा शोधनम चायत, अष्टांग संग्रह का श्लोक है। तो इसका हिंदी होता है, जिससे दोष धातुओं मलो आदि विकार भावों को शरीर से बाहर निकालना जाता है, यही 5 प्रकार का होता है, इसे ये पंचकर्म कहते हैं। तो हिंदी तो हर किसी को क्लियर होती है, बस आप इस श्लोक का अगर याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है, क्या पंचकर्म केवल शोधन करता है? तो आपके अकॉर्डिंग हाँ होगा, पंचकर्म से सिर्फ और सिर्फ शोधन होता है ऐसा नहीं है, जबकि प्रायशः शोधन तो है, लेकिन केवल शोधन नहीं होता है, क्योंकि निरु जो होता है उसके भेद में ब्रहण बस्ती आदि आती हैं, और नस्य के भेद में ब्रहण नस्य आदि का भी वर्णन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये बात तो क्लियर हो गई कि पंचकर्मा केवल शोधन नहीं करता है। ठीक है, अब देखो अनुवासन बस्ती की बात करें, समन बस्ती की बात करें, तो ये केवल शोधन कर्म नहीं करती हैं। ठीक है, चरक ने शोधन का वर्णन करते हुए अनुवासन को छोड़कर 4 जो शेष होते हैं कर्म, उनको पंचकर्म में शोधन में माना है, बट अनुवासन को नहीं माना है। अगर आप अनुवासन को इंक्लूड करेंगे तो ऐसा नहीं बोल पाएंगे पंचकर्मा सिर्फ और सिर्फ शोधन करता है। आचार्य चरक ने इस टर्म को पंचकर्म कहा है, जबकि आचार्य सुश्रुत व वाग्भट ने इसको पंचशोधन कहा है। बात करते हैं पंचकर्म में रक्तमोक्षण न होने का क्या कारण है। तो पंचकर्म में रक्तमोक्षण क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? तो रक्तमोक्षण शैल प्रधान समझकर उसको महत्व नहीं दिया गया है। आयुर्वेद के सिद्धांतानुसार अगर देखा जाए तो अगर आमाशयगत रोग है तो उसमें मुख द्वारा औषधि प्रयुक्त करवाई जाती है, और उसमें वमन और विरेचन आदि उपाय किए जाते हैं। जबकि पक्वाशयगत रोग अगर है तो उसमें गुदा द्वारा औषधि प्रविष्ट कराई जाती है, और उसमें विरेचन एवं बस्ती का उपाय है। जबकि ऊर्ध्व जत्रुगत अगर रोग होता है तो नासा द्वारा औषधि प्रयुक्त कराई जाती है, और उसमें नस्य उपाय होता है। तो जो ऊपर मैंने देखा ये कि वमन कराया गया, विरेचन कराया गया, बस्ती कराया गया, नस्य, तो ये सब प्राकृतिक मार्ग द्वारा कराए गए। तो इसमें प्राकृतिक स्रोतों द्वारा जब शोधन होता है तो नॉर्मली होता है, और रक्तमोक्षण जो होता है ये प्राकृतिक स्रोत इसका कोई देखने को नहीं मिलता है, इसको हम कृत्रिम बनाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया है। जैसे कि वमन आदि विरेचन कर्म की दोष व्यवस्था की बात करें तो एक श्लोका होता है जो हर किसी को शोधन और समन चिकित्सा के लिए वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए। शरीर जनानाम दोषाणाम कर्मेण परम औषधम बस्ती विकारो वमनम तथा तैल घृत मधु। ठीक है, आपको पता होगा कि जिस प्रकार से देखो वात के लिए बस्ती श्रेष्ठ होती है, पित्त के लिए विरेचन होता है, कफ के लिए वमन होता है। हम यहाँ बात करते हैं शोधन की, इसलिए शोधन बताया गया है। जबकि अगर समन में आपको बताऊं तो वात के लिए क्या होता है तैल, पित्त के लिए घृत, और कफ के लिए मधु होता है। अब परंतु रक्तमोक्षण सीधे दोष व्यवस्था नहीं है। देखो आपने देखा वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए वमन विरेचन बस्ती सीधी व्यवस्था बताई गई है, बट रक्तमोक्षण कहीं भी किसी दोष से डायरेक्ट नहीं है, इसलिए उसको नहीं इंक्लूड किया गया है। बात करते हैं शोधन या पंचकर्म का महत्व क्या होता है। तो महत्व यही होता है, पंचकर्म या शोधन द्वारा रोग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। देखो दोषा कदाचित कुपिति जीता लंघन पाचनो जीता संशोधनो युतु न तेसाम पुनरुद्धा। देखो कभी कभी लंघन और पाचन से जीते हुए दोष पुनः कुपित हो सकते हैं। मतलब लंघन और पाचन के द्वारा अगर आपने समन चिकित्सा के द्वारा दोषों को जीता है तो पुनः कुपित हो सकते हैं, लेकिन अगर संशोधन के द्वारा अगर आपने दोषों को जीता है तो पुनः कुपित नहीं होते हैं, अर्थात दोषों का पुनर्वर्तन नहीं होता है, तो वो समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ बात क्लियर हो जाती है, शोधन चिकित्सा से समूल रूप से रोग नष्ट हो जाते हैं, जबकि समन चिकित्सा द्वारा कराया है तो रोग दोबारा उत्पन्न हो सकता है। चिकित्सा मेनली देखी जाए तो 3 प्रकार से होती है, संशोधन चिकित्सा, संसमन चिकित्सा और निदान परिवर्जन। ठीक है, तो चिकित्सक को प्रत्येक रोग को इन 3 को विधि पूर्वक प्रयोग कराना चाहिए। दोषों की वृद्धि की अवस्था को विवरण करते हुए 3 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन किया है। नंबर 1 अंतः परिमार्जन। अंतः परिमार्जन में शोधन आता है। बाह्य परिमार्जन मतलब बाहर से प्रयुक्त किया जाता है, तो अभ्यंग हुआ, स्वेदन हुआ, परिसेक हुआ, उद्वर्तन हुआ। और बात करते हैं शस्त्र परिनिधान की, तो शैल कर्म हुआ।
अब देखो संशोधन के गुण या लाभ क्या देखने को चरक सूत्र 16 में एक श्लोका है, बहुत बड़ा है, आप याद कर पाएंगे तो याद कर लीजिएगा, बाकी देखो हिंदी बता देते हैं। लाभ या गुण जब संशोधन का लिखना हो तो जितनी अच्छी बातें आपको समझ में आए सारी बातें यहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे उपयुक्त काल अगर हो वहाँ पे आप संशोधन अगर करवा देते हैं, कोष्ठ शुद्ध हो जाता है तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी। जैसे सभी प्रकार के मलों को शरीर से बाहर निकाल जाता है, निकालने वाला होता है, सभी प्रकार के रोगों को शमन हो जाता है, वात आदि दोष एवं दोष प्रकृति हो जाते हैं, शरीर एवं इंद्रियों की बल वृद्धि होती है, शरीर के अवयव एवं धातुओं की पुष्टि होती है, शरीर एवं धातुओं में स्थिरता आती है, त्वचा एवं वर्ण का प्रसादन होता है, इंद्रिया मन बुद्धि तथा वर्ण में निर्बलता आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छाइयाँ, सारी चीज़ें अच्छे से लिख देना। तो आप भी और इंक्लूड कर सकते हो, भूख प्यास अच्छी लगने लगती है, मल सम्यक रूप से त्याग होने लगते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ए एंड बी कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट पॉइंट का। बात करते हैं सी का, तो सी में है इंपॉर्टेंस ऑफ पंचकर्मा इन प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मतलब स्वास्थ्य रक्षण एवं व्याधि हर का महत्व। तो देखो प्रयोजन एवं महत्व सबसे पहले देखते हैं। तो पंचकर्म जिन जिन कारणों से किया जाता है उनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। देखो 3 भाग क्या होते हैं, तो प्रथम ये होता है स्वस्थ पुरुषों के लिए पंचकर्म बताया गया है। दूसरा ये होता है स्वस्थ पुरुषों में रोग के प्रतिरोधक हेतु पंचकर्म, मतलब उसके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि रासायन बाजीकरण औषधियों के गुण के प्राप्ति हेतु पंचकर्म किया जाता है। या फिर आतुर, मतलब रोगी के रोग को दूर करने के लिए रोगानुसार पंचकर्म किया जाता है। तो पढ़ते हैं स्वस्थ पुरुषों में स्वास्थ्य के रक्षण के लिए पंचकर्म का जो विधान है, तो उसमें एक प्रकार होता है दैनिक दिनचर्या में पंचकर्म, मतलब जो उसके रेगुलर रूटीन होते हैं उसमें पंचकर्म। कैसे दैनिक, मतलब नित्य कर्मों में अभ्यंग, स्वेदन, स्नेहन, उर्वर्तन, शिरोभ्यंग, प्रतिमर्श, कंठ, तैल, पादाभ्यंग, ये सारी चीज़ें प्रतिदिन करवाई जाती हैं, तो ये पंचकर्म के ही टाइप होते हैं। तो ये दैनिक दिनचर्या में यूज़ किया जाता है। जबकि ऋतु अनुसार पंचकर्म की बात करें तो देखो एक चार्ट ये सभी को याद होता है, संचय प्रकोप समन वाला, तो आप ऐसे लिख लेंगे वात पित्त कफ, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, फिर आप लिखिए यहाँ वर्षा, शरद, हेमंत, और इस ग्रीष्म को यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीष्म आ जाएगा, वर्षा को इधर और शरद को इधर, इस प्रकार से। तो देखो जिसमें प्रकोपावस्था होती है तभी उनका संशोधन करवाना चाहिए, और संचय होता है उससे पहले। जैसे कि हेमंत में संचित कफ को बसंत ऋतु में शोधन करवा देना चाहिए। ग्रीष्म में संचित वात को आप देख पाएंगे यहाँ पे कि संचित कब हो रहा है। तो देखो हेमंत में संचित क्या हो रहा है, कफ हो रहा है ना, तो उसका शोधन वसंत में करवा देंगे, सही है ना। और ग्रीष्म में संचित, देखो ग्रीष्म में संचित वात हो रहा है, शोधन कब होगा, वर्षा में होगा, तो देखो वर्षा में ऋतु में शोधन करवा देते हैं। और देखो वर्षा में क्या संचित हो रहा है, पित्त का संचित हो रहा है, कब उसका शोधन कराएंगे, शरद में, देखो शरद में उस शोधन करवा देते हैं। अब बात करते हैं आधारणीय वेगजन अवस्थिक विकारों की, तो उसमें 13 आधारणीय अधिक काल तक अगर धारण करते हैं तो उससे क्या देखने को मिलता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इन रोगों के निवारण हेतु पंचकर्म के विभिन्न विधियों का प्रयोग आचार्यों ने बताया है। जैसे कि मूत्र धारण से उत्पन्न विकार में अवगाहन, स्वेदन, अभ्यंग आदि विधियां प्रयोग की जाती हैं। जबकि पुरुष वेग धारण किया जाए तो उससे अवगाहन, बस्ती, वर्ती आदि का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं अब विष प्रतिकार हेतु पंचकर्म, मतलब तो आपने पता होगा 24 जो क्रम होते हैं उसके अंतर्गत पंचकर्म की विभिन्न विधियों का उल्लेख होता है, जैसे परिसेचन, अवगाहन, वमन, विरेचन, नस्य एंड रक्तमोक्षण। देखो विष के विषाक्तता के प्रभाव को शरीर से बचाने हेतु पंचकर्म के विभिन्न उपाय का प्रयोग किया गया है, वो मैंने आपको 24 उपक्रम में बताए गए हैं, वो सारी चीजें आपको पता है। अब बात करते हैं स्वस्थ पुरुष के में परिशिष्टार्थ पंचकर्म का विधान, मतलब ऐसा उसके रोग उत्पन्न न हो, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, या फिर रासायन बाजीकरण आदि उसके असाधारण गुण को प्राप्त करनी, मतलब इनके, तो उस लिए पंचकर्म। तो देखो शरीर में रोगों की उत्पत्ति ना हो, ठीक है, इम्यूनिटी उसकी बूस्ट करना, इसके लिए रासायन औषधियों को श्रेष्ठ बताया गया है। इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रासायन एवं बाजीकरण औषधियों का प्रयोग करने से पूर्व शरीर का संशोधन कराने से औषधियाँ अधिक कारगर एवं प्रभावी होती हैं। शरीर को दूषित होने एवं मल युक्त होने पर प्रयुक्त किया गया औषध अपना पूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है, इसी प्रकार वो व्यर्थ हो जाता है। जैसे जिस प्रकार गंदे कपड़े पर नील चढ़ाने से उसका कलर नहीं आता है, उसी प्रकार अशुद्ध शरीर में
रसायन बाजीकरण का प्रयोग कर जाने से उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। बात करते हैं आतुर पुरुष में रोगी हेतु चिकित्सा में पंचकर्म कैसे किया जाएगा, जैसे कि राजक्षमा हुआ, मानसिक विकार हुआ, प्रमेह हुआ, कुष्ठ हुआ, पांडु रोगी हुआ, वात व्याधि हुआ, वात रक्त आदि रोगों में वामन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण आदि पंचकर्म की विधियों का सम्यक प्रयोग करके उनका समन कराना या शोधन कराना बताया गया है। तो इस प्रकार से हमारा सिलेबस का पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है इंट्रोडक्शन का। अब बात करेंगे सेकंड की।